टारगेट विद शहजाद सर में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज हम आए हैं एक नए टॉपिक को लेकर जिसका नाम है कोहल वर्ग का नैतिक विकास। आज हम इसको देखने का काम करेंगे, कोहल वर्ग के नैतिक विकास को। कोहल वर्ग का नैतिक विकास की अवस्था, सबसे पहले ये जान लीजिए कि नैतिक अवस्था का जो विकास है इस पर सबसे पहले काम जीन पियाजे ने किया था, लेकिन उसके बाद जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास पे अपना रिसर्च करने लगे और कोहल वर्ग ने उनके इन कामों को आगे बढ़ाया और नैतिक विकास का आज श्रेय कोहल वर्ग को जाता है। क्लियर है? अब सबसे पहले हम समझेंगे सर ये नैतिक विकास क्या है, नैतिकता क्या है, बच्चों के अंदर जो ये नैतिक विकास है या नैतिकता की बात करते हैं वो क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जब किसी बच्चे के अंदर किसी चीज को करने के प्रति एक सम्मान का भाव आए या जिसको समाज स्वीकृति देता है उस चीजों को अगर बच्चा स्वीकार करता है, अपने व्यवहार में उसको अवतरित करता है, तो हम समझते हैं कि बच्चा नैतिक रूप से मजबूत हो रहा है। क्लियर? कोहल वर्ग ने इन्हीं बातों को आगे किया और उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांतों की कड़ी में 3 अवस्थाओं को बतलाया। किन अवस्थाओं को बतलाया? 3 अवस्थाओं को। 3 अवस्थाओं में है आपका पहला पूर्व परंपरागत अवस्था जिसको प्राक नैतिक अवस्था कहते हैं, यह एज ग्रुप 4 से 10 वर्ष की अवस्था है। और फिर दूसरी अवस्था परंपरागत स्तर है जिसका एज ग्रुप 10 से 12 वर्ष की अवस्था है। तीसरी अवस्था है उत्तर परंपरागत अवस्था जिसकी एज ग्रुप है 13 से 19 वर्ष की अवस्था। कोहल वर्ग यही नहीं रुके, कोहल वर्ग ने इन 3 अवस्थाओं को भी 2-2 अवस्थाओं में बांटा, मतलब हर अवस्थाओं को भी 2 अवस्थाओं में बांटा। जैसे पूर्व परंपरागत अवस्था या प्राक नैतिक अवस्था है, इसको उन्होंने 2 भागों में बांटा। पहला आज्ञा एवं दंड की अवस्था और दूसरा अहंकार की अवस्था। फिर उन्होंने परंपरागत स्तर को भी 2 भागों में बांटा, एक प्रशंसा की अवस्था और एक समाज व्यवस्था के प्रति सम्मान की व्यवस्था जिसे हम लोग कानून की अवस्था भी कहते हैं। और फिर अंतिम उत्तर परंपरागत अवस्था को भी उन्होंने 2 भागों में बांटा, पहला सामाजिक समझौते की अवस्था और फिर अंतिम विवेक की अवस्था। ये आपका बेसिक चीज है। और हम पहला जो आपका है वो 4 से 10 एज ग्रुप है, दूसरा 10 से 12 एज ग्रुप है और तीसरा 13 से 19 एज ग्रुप है। तो आप इस तीनों मुख्य बिंदु को याद रखने का प्रयास करेंगे। अब हम उनके डिटेल को जानेंगे कि उन्होंने हर अवस्थाओं में किस तरह से अपने विचारों को रखा। चलिए सबसे पहले जानेंगे कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत क्या था। लॉरेंस कोहल वर्ग उनका पूरा नाम। यह सिद्धांत दिया था कि शिक्षार्थियों के लिए तार्किकता महत्वपूर्ण है। अब इन्होंने तार्किकता को महत्वपूर्ण बतलाया नैतिक अवस्था में। वो भी क्यों ना हो, जब भी आप किसी असमंजस में रहते हैं, जब भी आप दुविधा की स्थिति में होते हैं तो क्या करते हैं? तर्क करते हैं और तर्क करने के बाद ही आप एक निर्णय पे पहुंचते हैं कि यह निर्णय सही है या गलत है और आपकी नैतिकता सही निर्णय लेने के लिए आपको प्रेरित करती है। तो कोहल वर्ग ने भी यही कहा कि तार्किकता क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर उन्होंने कहा कि शिक्षार्थियों को सीखने के क्रम में नैतिकता का सामना करना पड़ता है और ऐसी स्थिति में तार्किकता उन्हें अंतिम निर्णय लेने में मदद करती है। कहने का मतलब जब भी आप कुछ सीख रहे होते हैं, जब भी आप किसी परिस्थिति से जूझ रहे होते हैं, जब भी कोई समस्या आपके निकट आती है तो आप उसका समाधान करने से पहले क्या करते हैं? तर्क करते हैं और तर्क करने के बाद ही आप अंतिम निर्णय पर पहुंचते हैं। क्लियर है? आपका ये प्रश्न भी आ सकता है कि कोहल वर्ग ने नैतिकता की अवस्था में किसे महत्वपूर्ण माना? तो किसे माना? तर्क को महत्वपूर्ण माना, तार्किकता को महत्वपूर्ण माना। आगे देखेंगे कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षार्थियों के जीवन काल में ऐसी कुछ निश्चित अवस्थाएं होती है जो शिक्षार्थियों के नैतिक चारित्रिक विकास क्रम में सार्वभौमिक रूप से पाई जाती है। अब इन्होंने क्या कहा कि बच्चों के जीवन काल में ऐसी बहुत सारी घटना होती है, बहुत सारे ऐसे समय होते हैं जहां क्या होता है, बच्चे अपने नैतिक अवस्था के लिए, अपने चारित्रिक कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं? इस नैतिकता का, इस तर्क का प्रयोग करते हैं और उन्हीं चीजों को अपनाते हैं जिस चीज से उनके अंदर क्या हो, एक सम्मान का भाव प्रकट हो, जहां उनको सम्मान समाज में मिले। और इसलिए वो क्या करते हैं? तर्क के आधार पर अपनी नैतिकता को स्वीकार करते हैं। क्लियर है? चलिए हम एक एक पॉइंट को देखने का काम करेंगे।
चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोहल वर्ग के विकास की 3 अवस्थाएं। अभी जस्ट हमने चर्चा किया कि कोहल वर्ग की 3 अवस्थाएं में पहला अवस्था क्या है? प्राक-नैतिक अवस्था, जिसको हम लोग पूर्व परंपरागत अवस्था कहते हैं। फिर दूसरा आपका रूढ़िगत नैतिक अवस्था, जिसको हम लोग परंपरागत अवस्था कहते हैं। और फिर आपका आ जाता है तीसरा उत्तरवैदिक नैतिक अवस्था, जिसको उत्तर परंपरागत अवस्था कहते हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। एक चीज और याद रखिएगा, इसमें भी 2 अवस्थाएं होती है। इसमें भी 2 अवस्थाएं होती है। पहला आज्ञा एवं दंड की अवस्था, आज्ञा एवं दंड की अवस्था पहला। और दूसरा अहंकार की अवस्था, दूसरा अहंकार की अवस्था। क्लियर है? कहीं से कोई दिक्कत नहीं। इसका एज ग्रुप याद है 4 से 10 वर्ष। तो इसका एज ग्रुप क्या हो जाएगा? 4 से 10 वर्ष, 4 से 10 वर्ष। फिर दूसरा में आ जाइए। दूसरा में भी आपका हर सेक्शन में इन्होंने 2-2 बतलाया। तो पहला इसमें क्या हो जाएगा? प्रशंसा की अवस्था, प्रशंसा की अवस्था। और दूसरा क्या हो जाएगा? देखिए हर चीज में, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें 2। और ये हो जाएगा सामाजिक स्तर पर सम्मान की अवस्था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामाजिक स्तर पर सम्मान की अवस्था इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी को कानून की अवस्था कहा जाता है। इसी को कानून की अवस्था, इसको बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अक्सर ये पूछता है कि कानून की, कोहल वर्ग के कानून की अवस्था वो किस स्तर पे है? तो किस स्तर पे है? रूढ़िगत नैतिक अवस्था, परंपरागत स्तर पे है। इसका ये ग्रुप क्या हो जाएगा? 10 से 12 वर्ष, 10 से 12 वर्ष, बिल्कुल नहीं भूलना है इसको। और फिर आपका आ जाता है अंतिम, ये आपका हो जाता है उत्तर रूढ़िगत नैतिक अवस्था। इसकी भी 2 अवस्थाएं हैं। और इसकी अवस्था है पहला है आपका सामाजिक समझौता, सामाजिक समझौता की अवस्था। और दूसरा हो जाएगा विवेक की अवस्था, दूसरा हो जाएगा विवेक की अवस्था। क्लियर है? ये आपका बेसिक है, जिसको आपको हमेशा याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना। ये आपका बेसिक चीज है, जिसको आपको भूलना ही नहीं है। यहीं से आपका प्रश्न बनेगा। प्राक-नैतिक अवस्था, रूढ़िगत नैतिक अवस्था, उत्तर रूढ़िगत नैतिक अवस्था। हर चीजों को 2 भागों में बांट दिए। आज्ञा एवं दंड की अवस्था, अहंकार की अवस्था, यहाँ प्रशंसा की अवस्था, सामाजिक स्तर पर सम्मान की अवस्था, तीसरा सामाजिक समझौता, फिर यहाँ विवेक की अवस्था। तो ये आपका बेसिक है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना। अब हम क्या करेंगे? एक-एक अवस्थाओं को देखने का काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले है प्राक-नैतिक अवस्था। सबसे पहले क्या आ जाएगा? प्राक-नैतिक अवस्था। तो हम तो जानते हैं यह अवस्था कहां से कहां तक? 4 से 10 वर्ष की अवस्था तक। कहां से कहां तक? 4 से 10 वर्ष की अवस्था तक। इन्होंने क्या कहा? इस अवस्था में शिक्षार्थी परिवार, शिक्षक, पड़ोसी से प्रभावित होते हैं और अपना नैतिक निर्णय स्वयं नहीं लेते। कैसे लेंगे? 4 से 10 वर्ष की अवस्था है। आज्ञा एवं दंड की अवस्था है कि डर से क्या करते हैं बच्चे? आज्ञा का पालन करते हैं। सोचते हैं कि अगर हम माँ बाप का बात नहीं मानेंगे तो माँ बाप हमको दंड देंगे। तो इसी में आ जाता है। अहंकार की अवस्था क्या है? अहंकार के साथ स्वार्थ की अवस्था, आत्म केंद्रित की अवस्था। उसको सिर्फ अपना स्वार्थ दिखाई देगा। आप उसको चॉकलेट खरीद के दे दीजिए, देखिए वो अपने भाई बहन को भी नहीं देगा। अकेले एकदम चुसता रहेगा, कांच के नीचे दबा के घूमता रहेगा, लेकिन किसी को देगा नहीं। आप भी मांगेगा तो नहीं देगा। मतलब क्या? आत्म केंद्रित होता है, अपने स्वार्थ के लिए बच्चा केंद्रित हो जाता है। तो इसी में आ जाता है आपका ये प्राक-नैतिक अवस्था में, जिसका एज ग्रुप क्या है? 4 से 10 वर्ष है। फिर इस अवस्था में अभिभावक, शिक्षक एवं अन्य बड़ों से दंडित होने का भय रहता है। अभी जस्ट बोले कि आज्ञा एवं दंड की अवस्था क्या होता है? दंड होने का डर रहता है, जिसके फलस्वरूप उसका कार्य या व्यवहार भौतिक रूप से नियंत्रित होता है। शिक्षार्थी अभिभावक या समाज के नैतिकताओं के साथ सहभागिता का रवैया अपनाता है, जो कई बार आत्म परिपूरक पारस्परिकता है। कहने का मतलब क्या?
बहुत सारे ऐसी चीज हैं जो स्वीकार तो नहीं करना चाहता लेकिन करता है। क्यों? क्योंकि ये आज्ञानुदन की अवस्था है, जहां बच्चों को आदेश दिया जाता है, बच्चे उसको क्या करते हैं? स्वीकार कर लेते हैं। चलिए, इसमें आपसी लेन देन का भाव भी होता है। और जब बच्चे आगे आते हैं तो आपसी लेन देन, कि आप तुमको चॉकलेट देंगे, तुम हमको बिस्कुट दो, इस तरह का होता है। तो आपसी लेन देन, ऐसा नहीं कि हम दे दिए, दान नहीं, वो एक हाथ से ले एक हाथ से दे वाला कंडीशन बना के। कभी कभी तो ऐसा होगा मांगेगा वो बिस्कुट देगा, वो बिस्कुट, इस तरह से होता है। चलिए, तो ये आपका प्राक नैतिक अवस्था में इन बिंदुओं को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग रूढ़िगत नैतिक अवस्था। ये रूढ़िगत नैतिक अवस्था क्या है? जस्ट हमने आपको बताया कि परंपरागत अवस्था है ये, जिसका एज ग्रुप क्या है? 10 से 12 वर्ष की अवस्था है। और इसमें भी दो अवस्था, एक प्रशंसा की अवस्था और एक सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। अब कहिए अक्सर प्रशंसा की अवस्था क्या होता है? प्रशंसा की अवस्था ये है कि जब बच्चा कोई कार्य करता है तो हम उसको शाबाशी देते हैं, और जब उसको शाबाशी मिलता है तो वो समझता है कि यह काम सही है, इसको हम बार बार करेंगे। क्यों करेंगे? इससे हमको सम्मान मिलता है। तो उसको आप क्या करते हैं? जब प्रोत्साहन देते हैं तो बच्चा उस कार्य को क्या करता है? पूरी ऊर्जा के साथ करता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या करता है। हाँ, क्या है? 10 से 13 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में शिक्षार्थी परिवार, पड़ोसी आदि से, ये तो आपका वही हो गया ना, हाँ ठीक है, आदि से प्रभावित होता है और उनके द्वारा बताए गए नैतिक या सामाजिक मानकों को ग्रहण कर लेता है। अब क्या करता है वो? उस चीज को ग्रहण करता है। अब समाज जो बोला उसको क्या किया? वो स्वीकार करता चला। पहले क्या था? अपने स्वार्थ के लिए जी रहा, लेकिन अब क्या कर रहा है? ये सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। दूसरे टॉपिक में बताए थे कि सामाजिक जो व्यवस्था है उसके प्रति सम्मान व्यक्त करता है। क्योंकि हम सामाजिकरण में भी जानते हैं कि जब तक समाज के रीति रिवाजों को, परंपराओं को अपनाता नहीं है, समाज उसे स्वीकार नहीं करता है। तो क्या करता है? वो सामाजिक मानकों को ग्रहण करने लगता है और किसी भी विषय पर निर्णय लेने के लिए वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहता और सीखे हुए पारिवारिक या सामाजिक मानकों के अनुसार निर्णय लेता है। अब क्या है? बच्चा जो निर्णय लेगा यहाँ पर कैसे लेगा? वो परिवार उसका किस कैटेगरी का है, उस परिवार में निर्णय लेने की क्षमता कैसी है, समाज के प्रति उस परिवार का रवैया कैसा है, इन सारे आधार उसको डिसीजन लेने पर क्या करेंगे? इफेक्ट डालेंगे। फिर कोहलवर ने कहा कि इस अवस्था में शिक्षार्थी परिवार तथा समाज के द्वारा स्वीकृति पाना चाहता है। अक्सर देखते हुएगा जो किशोरावस्था की अवस्था है, ये 10 से 12 वर्ष जो अवस्था है, ये बच्चे क्या चाहते हैं? कुछ ऐसा काम करें कि बुजुर्गों की नजर में हम सम्मान पाले। या अक्सर शादी ब्याह में भी काम करेंगे तो बोल के करेंगे कि हम चटाई हम लाए हैं, कुर्सी हम लगाए हैं, हम साफ कर दिए हैं, झाड़ू लगा दिए। मतलब क्या? ये चाहता है कि समाज में अपने आप को अटेंडेंस बना ले, उपस्थिति दर्ज करे कि नहीं हम जो है ना काम किए, हमको समाज में स्वीकृति मिलना चाहिए, हम भी गिनती में आ रहे हैं। मतलब वो भी चाहता है कि हम भी गिनती में आ जाएं। चलिए अब हम देखेंगे अंतिम अवस्था, रूढ़िगत नैतिक अवस्था के बाद अब हम देखेंगे उत्तर रूढ़िगत अवस्था, जो कहल वर्ग का अंतिम नैतिक अवस्था है। क्लियर? चलिए ये अवस्था को हम लोग देखेंगे। अब है आपका उत्तर रूढ़िगत नैतिक अवस्था। इसको हमने दो भागों में बांटा था, एक सामाजिक समझौता, एक सामाजिक समझौता, और दूसरा क्या था? विवेक की अवस्था। क्लियर है? विवेक की अवस्था। चलिए अब इसमें क्या करते हैं? ये कहते हैं कि यह शिक्षार्थियों के 13 वर्ष से आरंभ होकर उसके प्रौढ़ावस्था तक चलती है। क्लियर है? कहां से कहां तक? ऐसे इसका एज ग्रुप 13 से 19 माना जाता है, लेकिन कोहलवर कहीं कहीं पर 13 वर्ष से लेकर उसको प्रौढ़ावस्था तक भी लेकर चलते हैं। अब क्या है कि इस अवस्था में उच्च स्तर की नैतिकता का विकास होता है। मतलब अब जो नैतिकता का लेवल क्या है? वो बढ़ रहा है, नैतिकता का लेवल बढ़ रहा है। यहाँ आकर बालक का नैतिक व्यवहार उच्च स्तर पर होता है। इस अवस्था में शिक्षार्थी अपने स्वविवेक के आधार पर निर्णय लेता है। हमने कहा कि यह विवेक की अवस्था है। इसमें सामाजिक समझौता भी था। उसका मतलब क्या कि बहुत सारा ऐसा है जिसको विरोध नहीं कर पाता है और उसको स्वीकार कर लेता है, लेकिन फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो क्या करता है? विवेक की अवस्था। फिर वो समाज के स्वीकृति पे नहीं, वो देखता है कि जो सही है वो अपने विवेक से क्या करता है? निर्णय लेने का प्रयास करता है।
अब है कि समाज एवं परिवार के द्वारा मान्य नियमों को समझता है तथा अपने निर्णयों में उन नियमों को शामिल भी करता है, परंतु अंतिम निर्णय व्यक्तिगत आधार पर ही लेता है। जब वो निर्णय लेता है समाज के बारे में सोचता है, परिवार के बारे में भी सोचता है, लेकिन अंतिम निर्णय कब लेता है? वो अपने माइंड से ही लेता है। मतलब सुनो सबकी और करो अपने मन की। ठीक है, तो ये थे कोहल वर्ग के तीनों विकास, जिसको हमने बहुत ही संक्षिप्त करके आप तक समझाने का प्रयास किया है। फिर अगले वीडियो में हम आएंगे तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे और उससे डिस्कशन करवाएंगे। ठीक है, चलिए। अब कोई भी साथी अगर डेमो क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल मैसेज करें 80 51 36 39 67। अगर कोई भी आदमी डेमो क्लास से जुड़ना चाहते हैं, प्रधान शिक्षक के लिए अभी बैच चल रहा है, अभी आपका डेमो क्लास चल रहा है, अभी 2-3 दिन और डेमो क्लास कंटिन्यू चलेंगे। जिन किसी को भी जुड़ना है, डेमो क्लास देखना है, वो इस नंबर पर कॉल करें, मैसेज करें, उनको डेमो क्लास का लिंक भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे हौसले को बढ़ाएं। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस छोटे से वीडियो को समाप्त करने की घोषणा करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।